डोनाल्ड ट्रंप का गजा शांति समझौता फंसता हुआ नजर आ रहा है। गजा पर इजरायल की लगातार बमबारी और हमास की एक नई शर्त ने ट्रंप को फंसा दिया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजरायल को चैलेंज करने वाली एक ऐसी बात कह दी है जिससे नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में गजा को लेकर बातचीत अब नए युद्ध की वजह बन सकती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बीच में एक बार फिर खड़ा हो रहा है हमास का प्रमुख याह्या सिनवार, जो ठीक 1 साल पहले गाजा के खंडहरों में मारा जा चुका है। हमास और इजराइल के युद्ध में अचानक याह्या सिनवार की एंट्री कैसे हो रही है? इस सवाल ने व्हाइट हाउस तक सबको बेचैन कर दिया है, क्योंकि जब गाजा में नेतन्याहू की भारी बमबारी जारी है और हर कोने पर इजराइल की सेना मौजूद है, बावजूद इसके गाजा को अब भी कंट्रोल कर रहा है हमास। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। हमास ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर डील चाहते हैं तो इजराइल को याह्या सिनवार की लाश लौटानी होगी। याह्या सिनवार हमास का प्रमुख था और उसी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टर प्लान तैयार किया था। याह्या सिनवार की लाश वापस लेकर आखिर क्या चाहता है हमास, और क्या है इस डिमांड को लेकर हमास का एजेंडा? इस सवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है, क्योंकि इजरायली बंधकों को लेकर डील अब तक फाइनल नहीं हुई है। और इस बीच पूरी पिक्चर में याह्या सिनवार की एंट्री ने डील में बड़ा वाला पलीता लगाने का काम किया है। हमास की डिमांड है कि न सिर्फ याह्या सिनवार की लाश सौंपी जाए, बल्कि उसके भाई मोहम्मद सिनवार की बॉडी भी वापस की जाए, और ये शर्त डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान का हिस्सा मानी जाएगी। The Sunday evening deadline was to hear back from Hamas on the proposal one way or another. And of course, on Friday, Hamas put out a very clear statement in the president's view that they accept the president's framework, and that's why those technical talks are now underway. But again, we want to move very quickly on this, and the president wants to see the hostages released as soon as possible. इजरायली मीडिया में हड़कंप मच गया है। आखिर याह्या सिनवार की लाश वाली डिमांड के पीछे हमास का बड़ा मकसद क्या है? अमेरिकी मीडिया से आई इस रिपोर्ट ने अचानक गाजा डील पर बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया है। हमास को लेकर हो रही गाजा डील में सभी 22 इजरायली बंधकों को रिहा करने की शर्त है, जिसे हमास ने मान लिया है। इसके अलावा 26 बंधकों के शव भी हैं। ये वो इजरायली नागरिक थे जो हमास के बंधक थे और फिर हमास और इजराइल की मुठभेड़ के दौरान मारे गए या इजरायली बमबारी में जिनकी जान चली गई। यानी हमास लाशों की अदला बदली भी चाहता है। أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة، ونجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة والدفاع عن تطلعات شعبنا الأبي في التحرير والإصلاح والاستقلال। हमास चाहता है कि अगर इजरायली बंधकों की लाश वापस की जाएगी तो इसके बदले याह्या सिनवार और उसके भाई की लाश भी इजराइल वापस करे। इसके अलावा हमास ने इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की मांग भी की है। इसमें कोई शक नहीं कि सिनवार अब इस दुनिया में नहीं। सिनवार मर चुका है, लेकिन गाजा और बाकी पश्चिमी एशिया में याह्या सिनवार की एक वसीयत बार बार वायरल होती है। इस वसीयत को लेकर इजराइल को और घबराने की जरूरत है, क्योंकि याह्या सिनवार ने खुलेआम इस वसीयत का ऐलान किया था। ये 26 मई 2021 का वीडियो है। तब याह्या सिनवार ने अपनी वसीयत पूरी दुनिया को बताई थी। उसने बताया था कि इजराइल से नहीं डरता,
उसने बताया था कि चाहे F-16 हो या फिर इजराइल की पूरी फौज, वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। वो चाहे तो उसे मार सकते हैं। وأنا أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا، أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من اللي بيموتوا منها الناس। सिनवार बता रहा है कि इजराइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 साल पहले ही सिनवार ने ऐलान कर दिया था कि वो एक शहीद की तरह मरना चाहेगा, यानी लड़ता हुआ मरेगा, ना कि ऐसी मौत चाहता है जिसके कोई मायने नहीं। 16 अक्टूबर 2024 को सिनवार के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तब उसकी तलाश में इजरायली ड्रोन एक एक इमारत में घुसकर तलाशी ले रहे थे। जब वो इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ नजर आया। उसका एक हाथ बुरी तरह टूटा हुआ था। वो ड्रोन को तिरछी निगाहों से घूरता रहा। ड्रोन भी मंडराता रहा। ये सिनवार ही था। ड्रोन को देखकर सिनवार ने दूसरे हाथ में थामी छड़ी से वार किया। ये सिनवार का इजराइल पर आखिरी वार बताया गया। तब इजराइल के टैंकों ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया जहां सिनवार का ठिकाना मिला था। उस बिल्डिंग पर टैंक ने गोलाबारी की और सिनवार के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई। बुरी तरह घायल हो चुके सिनवार के पास कोई रास्ता नहीं था। जब सिनवार की पोजीशन क्लियर हो गई, तब इजराइल के स्नाइपर ने हमला किया। उसकी गोली चली और फिर सिनवार की लाश ही बरामद हुई। इस तरह से गाजा में हमास की लीडरशिप खत्म कर दी गई। गाजा का मौजूदा स्टेटस बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच गया है। अब तक 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,60,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। गाजा पर अब भी इजराइल के वो बंकर बस्टर बम फट रहे हैं जिनकी अमेरिका से सप्लाई लगातार जारी है। अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गाजा पर बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गुलाब के फूलों के साथ ये लोग मैसेज दे रहे हैं कि युद्ध अब बंद होना चाहिए। The roses and the flowers, they're a symbol of peace, they're a symbol of humanity, of hope, you know. We're talking about innocent civilians and children. There's not a military on military war going on here, you know. हमास के पक्ष में एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन आ गए हैं। एर्दोआन ने कहा है कि गाजा में शांति लौटे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमास पर नहीं डाली जा सकती। Filistin Direniş Örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş. Böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Ancak şurası bir gerçek ki barış tek kanatlı bir kuş değildir. يا الله راح دفاع مدني 2 साल तक इजराइल की बमबारी ने गाजा का क्या हाल किया है, कैसे पूरा गाजा मलबे में तब्दील कर दिया गया है, उसका एक नया वीडियो भी आया है और सैटेलाइट तस्वीरें भी रिलीज की गई हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के सैटेलाइट सेंटर से रिलीज की गई तस्वीरें हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 1,93,000 इमारतें या तो पूरी तरह तबाह कर दी गई हैं या अब रहने लायक नहीं बची हैं। गाजा में 213 अस्पताल और 1,029 स्कूलों को टारगेट किया गया और उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। गाजा में इस वक्त 36 में से 14 अस्पताल ही थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। दक्षिण गाजा में तो बहुत बुरा हाल है क्योंकि गाजा की 20 लाख से ज्यादातर आबादी अब इसी इलाके में है। कुल मिलाकर गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अब खुलेआम धोखा देने की शुरुआत कर दी है। जेलेंस्की को अब वो मिसाइल मिलने जा रही है जो पुतिन की राजधानी और उनके सबसे पसंदीदा शहर सेंट पीटर्सबर्ग को पूरी तरह जला सकती है। ट्रंप की नई मिसाइल सप्लाई के बारे में सुनकर
पुतिन बुरी तरीके से भड़क गए हैं। उन्होंने ट्रंप को बता दिया है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक मिसाइल ने पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू कर दी है। एक मिसाइल ने रूस और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अगर मॉस्को पर यह मिसाइल फायर की गई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। यह है अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल जो यूक्रेन को मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली इस क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रेडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने टोमाहॉक को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है। अब तक यूक्रेन का युद्ध कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की इस मिसाइल को लेकर अब वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। I've sort of made a decision, pretty much. If you consider, I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. जब ट्रंप यूक्रेन के लिए टोमाहॉक मिसाइल पर मुहर लगा रहे थे, तब पुतिन अपना 73वां जन्मदिन मना रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग में 300 साल पुराने चर्च पहुंचे पुतिन ने ऐसी बात कही है जिससे यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को झटका लगेगा। अपने तमाम शीर्ष कमांडरों के साथ प्रार्थना करते हुए पुतिन ने नई कसम खाई है। В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории, 4900 и 212 населенных пунктов. पुतिन ने बताया है कि वो यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन पुतिन के जहन में बहुत कुछ चल रहा है। उनके जहन में ज़ेलेंस्की भी है, पुतिन के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप की चालबाजी भी है, और पुतिन उस टोमाहॉक मिसाइल के बारे में भी सोच रहे हैं जिस पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच बड़ी सीक्रेट डील हो चुकी है। टोमाहॉक अमूमन समंदर से लॉन्च की जाती है। इस मिसाइल को समंदर में जंगी जहाज से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को पनडुब्बी से फायर किया जाता है। ऐसे अटैक अमेरिका ने कई बार इराक और अफगानिस्तान में किए हैं। सीरिया और यमन पर भी यही मिसाइल बरसाई हैं। अब इसका लैंड बेस्ड लॉन्चर, जिसे लॉन्ग रेंज फायर्स यानी LRF लॉन्चर कहा जाता है, ये ऐसा विकल्प है जिसे अमेरिका खुद अपनी सेना से हटाना चाहता है। लेकिन यही विकल्प अब यूक्रेन के युद्ध को तेज करने का नया ईंधन बन सकता है। टोमाहॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही हैं कि ये मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होंगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों कई गुना बढ़ा देंगी। 2500 किलोमीटर रेंज वाली टोमाहॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है वो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है। और यहाँ से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब ज़ेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टोमाहॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और साथ ही ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि टोमाहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем.
высокой точностью, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को लेकर इतना डायरेक्ट मैसेज पहले कभी नहीं आया। ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि सब विकल्प उनकी मेज पर हैं। ये रूस और नेटो में बड़ा युद्ध भड़काने वाली स्टेटमेंट है, जिसकी सजा अमेरिका से पहले ज़ेलेंस्की को दी जाएगी। पुतिन इसकी वार्निंग बार बार दे रहे हैं। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की अपनी ड्रोन फोर्स से रूस के बड़े शहरों पर अटैक कर चुके हैं। उनके पास ऐसे ड्रोन हैं जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की रेंज रखते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि फिलहाल वो मेड इन यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони.